सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को पूरा देखें और लॉकडाउन क्लासेज चल रही है। वीडियो को पूरा देखने से पहले इसको लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करें। देखिए, लॉकडाउन क्लासेज में सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, आज का टॉपिक जो रेक्टिफायर सर्किट, टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर सर्किट। जो रेक्टिफायर सर्किट को निम्न में कहते हैं दिष्टकारी परिपथ। दोस्तों, क्या कहते हैं? दिष्टकारी परिपथ। ठीक है, इसी प्रकार से दिष्टकारी परिपथ की परिभाषा क्या होती है? देखो, दिष्टकारी परिपथ की परिभाषा यानी इस परिपथ का उपयोग जो एसी राशि होती है, जो अल्टरनेटिव करंट कहते हैं उसे, एसी राशि होती है, एसी राशि को डीसी राशि में परिवर्तन करना ही एसी सर्किट का कार्य होता है। एसी सर्किट का क्या होता है दोस्तों? कार्य होता है। यानी एसी को डीसी में बदलना ही रेक्टिफायर सर्किट कहलाता है। जो यह निम्न चार प्रकार के होते हैं। जो रेक्टिफायर सर्किट होते हैं, जो दिष्टकारी परिपथ होते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं? निम्न चार प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब एक इस प्रकार की युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलती है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? एसी को डीसी में बदलती है, रेक्टिफायर परिपथ कहलाता है। जो निम्न कितने प्रकार के होते हैं भाई? चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। दूसरा कौन सा होता है? फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होता है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से थ्री फेज रेक्टिफायर सर्किट। प्रकार से 4 नंबर का होता है थ्री फेज रेक्टिफायर परिपथ। थ्री फेज रेक्टिफायर सर्किट होता है। देखिए, हाफ वेव वो हर्द तरंग दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्द तरंग दिष्टकारी। ठीक है, फुल वेव को कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रिज को कहते हैं सेतु दिष्टकारी परिपथ। ठीक है, थ्री फेज को कहते हैं तीन कला दिष्टकारी परिपथ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको समझ में आया होगा रेक्टिफायर सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ, चौथा होता है थ्री फेज रेक्टिफायर परिपथ। समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार से जो इनका एक एक का विवरण, कहने का मतलब एक एक का विवरण आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। जो एक सारणी के माध्यम से आपको शॉर्ट तरीका से समझाना चाहूंगा, जो सारणी में आपको सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं सारणी बनाऊंगा। अभी जो पूरी चीज सारणी में आपके सारणी की सहायता से मैं समझाना चाहूंगा। देखिए बोर्ड पे, बोल। देखिए, इस सारणी के माध्यम से आपको रेक्टिफायर सर्किट यानी दिष्टकारी परिपथ 4 प्रकार के बताए गए हैं। उनका सारा विवरण, सारा यानी निचोड़ है, जो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। क्योंकि ये इसी सारणी से आपके आईटीआई एग्जाम या ईयरली एग्जाम में कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन का सहारा मिलता है। डेफिनेटली आता है, मोस्ट क्वेश्चन है। एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है पीआईवी की, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। सभी प्रश्नार्थी ध्यान से समझें। ठीक है, सबसे पहले मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता हूँ। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा सबसे पहले। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 1 होती है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, उसी प्रकार से सेतु रेक्टिफायर होता है, यानी ब्रिज रेक्टिफायर होता है, उसमें 4 डायोड लगे होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से थ्री फेज रेक्टिफायर होता है, जो मुख्य से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, इसी प्रकार से पहला होता है थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आपको बात बताऊंगा कि थ्री फेज रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या 3 होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में डायोडों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनता है।
हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनता है, उसमें इनपुट में एसी यानी इनपुट में एसी एक वोल्टेज देते हैं। माना कि कितनी वोल्टेज देते हैं, एक वोल्टेज देते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी प्रकार से एक वोल्टेज एसी देते हैं तो डीसी में कितनी वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, जब इनपुट में क्या दी, एक वोल्टेज दी, तो आउटपुट में 0.45 वोल्टेज प्राप्त होती है हाफ वेव में। समझ में आई? जैसे इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी इनपुट में आपको 10 वोल्टेज देता है। कितने वोल्टेज देता है? 10 देता है। तो आउटपुट में हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, तो आउटपुट में कितना वोल्टेज प्राप्त होगा? तो इंटू 1 के बराबर कितना होता है? 0.45 होता है। तो इंटू 0.45 करेंगे तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा? देखो इसके नीचे। ठीक है, इसी प्रकार से 1 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी इनपुट में 1 वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट में 0.45 वोल्टेज प्राप्त होता है। 10 वोल्टेज की बात करें तो 0.45 से गुना हो जाता है, गुना होने पर 4.5 वोल्टेज प्राप्त होती है। उसी प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर में 1 वोल्टेज को इनपुट में देते हैं। क्या देते हैं? 1 वोल्टेज को इनपुट में देते हैं तो डीसी कितनी प्राप्त होती है? 0.9, क्योंकि डीसी 0.9 प्राप्त होती है। उसी प्रकार से सेतु में 1 वोल्टेज एसी देंगे तो डीसी कितनी प्राप्त होगी? 0.9। ठीक है, उसी प्रकार से 3 फेज रेक्टिफायर में 0.45 प्राप्त होती है, 0.9 इसमें प्राप्त होती है। ठीक है, बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है उर्मिक आवृत्ति। जो देखिए उर्मिक आवृत्ति क्या होती है, जो रिपेल फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं रेक्टिफायर सर्किट में, जो क्या होती है, एक उर्मिक आवृत्ति। डीसी में कौन सी होती है? उर्मिक आवृत्ति होती है। और कौन सी आवृत्ति होती है? उर्मिक आवृत्ति होती है, जिसको रिपेल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। हमेशा आपने पढ़ा है डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है, एसी की फ्रिक्वेंसी 50 Hz होती है। समझ में आई कि नहीं? 0। अब जो उर्मिका डीसी की जो शुद्ध डीसी होती है उसकी तो फ्रिक्वेंसी 0 होती है, लेकिन डीसी भी मुख्य रूप से यानी 3 प्रकार की होती है। जो अपनी परिवर्तन मान की डीसी होती है या वर्गाकार डीसी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को आवर्ती यानी उर्मिका रिपेल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं हाफ वेव की रिपेल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, यानी सप्लाई आवर्ती की बराबर होती है। सप्लाई आवर्ती के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हाफ वेव रेक्टिफायर में किसके बराबर होती है? सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इनपुट में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 50 Hz थी, उसी प्रकार से आउटपुट में भी 50 Hz प्राप्त होती है, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, उसी प्रकार से फुल वेव की फ्रीक्वेंसी रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, जो यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है, जो 50 × 2 करेंगे तो 100 Hz प्राप्त होगी आउटपुट में। ठीक है, इसी प्रकार से अपन को जो ब्रिज में होता है, जो ब्रिज में 100 Hz होती है, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है। देखो मेन इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके सवाल। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। 3 फेज रेक्टिफायर में क्या होता है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी 3 गुना चलती है। कितनी गुना चलती है? 3 गुना। ठीक है भाई, अरे कितनी गुना चलती है? 3 गुना चलती है। जो देखिए 3 गुना क्या होती है? 50। बहुत इंपोर्टेंट सवाल भी बढ़ के आता है, यानी एक 3 फेज रेक्टिफायर परिपथ है, उसकी इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 Hz, तो आउटपुट सप्लाई क्या अपन को पता है 3 गुनी होती है, तो 50 का 3 गुना कितना होगा? 150 Hz। इसी प्रकार से आउटपुट में कितनी सप्लाई प्राप्त होती है? फ्रीक्वेंसी 150 Hz। ठीक है, दूसरा सवाल आता है 3 फेज रेक्टिफायर में जो फुल वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 Hz है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 300 Hz, क्योंकि इसमें हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 6 गुना होती है। अरे क्या होती है? 6 गुना। आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट है। अधिकतर एग्जामों में क्या पूछा जाता है? PIV। PIV क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। अरे क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। देखो पी क्या होता है? सीकर इनवर्स वोल्टता, सीकर इनवर्स वोल्टेज होती है, जिसको PY पीक यानी बार बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल नेम पूछा जाता है, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ की VM होती है, यानी आरोपित वोल्टेज देते हैं, इनपुट में आरोपित वोल्टेज देते हैं, उसके बराबर होती है। ठीक है, हाफ वेव में क्या होती है? आरोपित वोल्टेज के बराबर पीक इनवर्स वोल्टेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ में हमेशा 2VM होती है, यानी आरोपित वोल्टेज की दुगनी होती है PIV का मान।
ठीक है। इसमें ब्रिज में क्या होती है, वीएम होती है। केवल देखो इन दोनों में, आपको बार बार बता रहा हूं, इन दोनों में केवल यही अंतर होता है। आपसे पूछा जाता है यानी फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ या ब्रिसेतु रेक्टिफायर परिपथ में मुख्य अंतर क्या पाया जाता है, बाकी सारी चीजें समान पाई जाती है। इसमें क्या होता है 2 वीएम होती है, यानी PIV पी के वोल्टेज का मुख्य अंतर क्या होता है, इसमें तो 2 वीएम होती है, इसमें वीएम होती है। इसी प्रकार से इसमें क्या होती है, 3 वे रेक्टिफायर में हाफ वेव में तो वीएम होती है, फुल वेव में 2 वीएम होती है। समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने PIV के बारे में बताया है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने किसके बारे में बताया, PIV। दूसरी बात होती है उर्मी का गुणांक क्या होती है। इसी प्रकार से PIV पी के इनवर्स वोल्टेज के बारे में बताया है। उसी प्रकार से उर्मी का गुणांक होता है, क्या होता है, जो क्या होता है AC का क्या होता है फॉर्म फैक्टर होता है, उसी प्रकार से DC में उर्मी का गुणांक चलता है, जिसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर। अरे क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है, जो रिपल फैक्टर की इकाई कोई इकाई नहीं होती है, 1.21 होता है। फुल वेव का क्या होता है 0.485 होता है, और ब्रिज का क्या होता है 0.482 होता है। उसी प्रकार से 3 फेज में भी क्या होता है, हाफ में होता है 1.21 होता है, और इसमें क्या होता है 0.482 होता है। इसकी दक्षता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कंपटीशन के एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता 41.6% होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की 82.2% होती है। उसी प्रकार ब्रिज की होती है 82.2% होती है। 3 वेव रेक्टिफायर में 2 प्रकार के होते हैं, हाफ की क्या होती है 41.6 होती है, फुल वेव की क्या होती है 82.2% होती है। IRMS का यानी AC करंट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, AC करंट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, जो क्या होता है हाफ, ठीक है। उसी प्रकार से IRMS जो क्या होती है AC करंट होती है, उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है I मैक्सिम बटे 2।